Good morning, 8th class. Now let us start our pressure and forces chapter. प्रेशर के बारे में हम स्टडी कर चुके थे, फोर्सेस को दोबारा देख रहे हैं. देखिए चलिए, तो व्हाट वाज प्रेशर. कल अपन ने एक प्रेशर का फॉर्मूला बनाया था, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. कोई अगर अपन से पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, तो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर वाज इज फोर्स पर यूनिट, force per unit area is known as pressure. मतलब कितने एरिया पे कितना फोर्स लगे उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. नाउ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. फोर्सेस वाले टॉपिक के अंदर अपन ने देखा था. सिमिलरली एरिया जब अपन मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है. क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर इज द एरिया, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. चलिए, तो यहीं से अपन यूनिट निकालते हैं प्रेशर की और यहां लिखते हैं दैट यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा. देखिए, फोर्स है न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, this is the unit of pressure. If the unit of pressure is Newton per meter square and the pressure is discovered by a scientist whose name is Pascal, Blaise Pascal. Now Blaise Pascal जो है उन्होंने डिस्कवर किया किसको, प्रेशर को. ठीक है, एंड प्रेशर के बारे में स्टडी की. उन्हीं पे अपन ने प्रेशर की यूनिट लिखी है. तो जब भी अपन लिखेंगे कॉपी के अंदर व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको लिखना है यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. पास्कल की स्पेलिंग है PASCAL, पास्कल. तो कभी भी कोई भी पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको क्या बोलना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पास्कल. पास्कल. व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पास्कल, इट इज PA, इट इज PA. चलिए, तो इसको अपन अब आगे कंटिन्यू करें, देखें कि व्हाट इज प्रेशर. कल अपन प्रेशर ही देख रहे थे, फिर अपन आगे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, फिर वो देखेंगे. डाउट्स जो हैं वो अपन लास्ट के 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही देखेंगे. इनिशियली शुरुआत में क्लास के मैं डाउट्स को एंटरटेन नहीं करूंगा, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में ही हम डाउट्स देखेंगे. तो अभी हैंड रेज करने से फायदा नहीं है, हैंड रेज करना होगा बच्चों तो लास्ट में करना. चलिए अब देखते हैं प्रेशर, एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेशर के. कल अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, यूजिंग शार्प और ब्लंट नाइफ, यूजिंग शार्प और ब्लंट नाइफ फॉर कटिंग वेजिटेबल्स. यूजिंग शार्प और ब्लंट नाइफ फॉर कटिंग वेजिटेबल्स. भाई वेजिटेबल्स को काटने के लिए अगर मैं एक बार तो शार्प नाइफ को यूज करूं और एक बार मैं ब्लंट नाइफ को यूज करूं, ध्यान से देखना, ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ मतलब ऐसा नाइफ जिसके अंदर धार नहीं है, शार्प नाइफ जिसके अंदर धार है, बहुत ही ज्यादा तीखी धार है, जिसकी हेल्प से अपन बहुत ही आसानी से अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं. चलिए, तो जब मैं ब्लंट नाइफ को यूज करता हूं, ब्लंट नाइफ की हेल्प से कट करता हूं किसी भी वेजिटेबल्स को ब्लंट नाइफ की हेल्प से, तो मैंने ये देखा दैट ब्लंट नाइफ में मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जिस चाकू में धार नहीं होती है उससे नहीं कट पाता है.
बट शार्प नाइफ इतना आसान कर देता है हमारा काम। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ की जो धार होती है उसको देखो, तो आपको ब्लंट नाइफ की धार जो है वो चौड़ी दिखेगी, थोड़ी सी चौड़ी दिखेगी, बट आपको शार्प नाइफ की जो धार होगी वो एकदम पतली सी, एक ऐसे बहुत ही पतली सी दिखेगी। यहां से आपको पता चला दैट ब्लंट नाइफ का जो सरफेस एरिया है, क्या है? सरफेस एरिया, this surface area of blunt knife is more than the sharp knife. Surface area of blunt knife is more than the sharp knife. शार्प नाइफ से ब्लंट नाइफ का सरफेस एरिया ज्यादा है। शार्प नाइफ का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सॉरी ब्लंट नाइफ का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो खुद सोचो, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे, प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे। इफ द एरिया इंक्रीजेस, अब देखो ब्लंट नाइफ को यहां बनाया, दिस इज द ब्लंट नाइफ, और इधर बनाया शार्प नाइफ, दिस इज द शार्प नाइफ। शार्प नाइफ का एरिया ऑब्वियसली क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, तो पतली सी लाइन दिख रही है, ऑब्वियसली एरिया क्या होगा? कम होगा। बट ब्लंट नाइफ का एरिया देखो ऐसे शेडेड पोर्शन से आपको दिख रहा होगा, दिस इज द शेडेड पोर्शन, और ब्लंट नाइफ का एरिया क्या है? ज्यादा। इफ द एरिया इंक्रीजेस देन द प्रेशर डिक्रीजेस। अगर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे जहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, सिमिलरली अपन बात करते हैं शार्प नाइफ की। शार्प नाइफ में एरिया क्या है? कम। एरिया क्या है? कम। एरिया इज लेस इन शार्प नाइफ, इन शार्प नाइफ। देन अगर एरिया शार्प नाइफ में कम है, तो अपन ये बोल सकते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं दैट प्रेशर अप्लाइड बाय द शार्प नाइफ इज मोर। याद रखने की बात क्या है बच्चों? प्रेशर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले प्रेशर डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सबसे पहली चीज जिस पे डिपेंड करता है दैट इज आपने कितना फोर्स लगाया। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? कि कितने एरिया पे लगाया। अगर आप फोर्स लगा रहे हो बट जो एरिया पे आपने फोर्स लगाया वो बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, तो प्रेशर ऑब्वियसली लार्ज एरिया होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जैसा अपन ने ब्लंट नाइफ के केस में देखा। शार्प नाइफ के केस के अंदर अपन देखते हैं, किसके केस में? शार्प नाइफ के केस के अंदर। तो शार्प नाइफ के केस के अंदर होता क्या है? सिंस द एरिया इज लेस, तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा देन इट विल बी मच इजियर फॉर अस टू कट ऑल द वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया, then we can say that then we can say that it is much easier for us to cut vegetables using sharp knife। और क्योंकि ब्लंट नाइफ में एरिया बड़ा था, ज्यादा था, तो प्रेशर कम था। प्रेशर कम था तो इट वाज मच डिफिकल्ट फॉर अस टू कट वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लंट नाइफ। यहां से अपन को क्या समझ में आया? यहां से अपन को दोनों चीज समझ में आई, द व्हाट इज प्रेशर इन ब्लंट एंड शार्प नाइफ। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। कौन से एग्जांपल से? हम इसको एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल ऑफ कैमल फुट इन डेजर्ट। भाई जो कैमल है वो डेजर्ट पे जब वॉक करता है, रेत पे जब वॉक करता है, सैंड पे जब वॉक करता है, तब कैमल जो है वो धंसता नहीं है, उसके पैर जो है वो मिट्टी के अंदर धंस नहीं जाते। लेकिन जब भी देखो अपन चलते हैं जब भी सैंड पे, तो हमारे जो पैर हैं वो मिट्टी में धंस जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी अपन कैमल के फुट को देखते हैं, आप कभी भी देखना, जब भी रोड पे कैमल दिखे, उसका फुट जो होता है वो बहुत ही चौड़ा सा होता है, बड़ा सा गोल सा होता है। क्लियर? लेकिन जब अपन अपने पैरों को देखते हैं तो अपना पैर ऐसे सीधा सा होता है, पतला सा होता है। मतलब अगर मैं एरिया देखूं, सरफेस एरिया किसका? कैमल के फुट का और एक बार अपने फुट का, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा दिखेगा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा दिखेगा? ऑब्वियसली कैमल का दिखेगा, क्योंकि उसका पैर जो है वैसे सर्कुलर शेप गोल सा दिखता है, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। So since the surface area of camel's foot is more than the surface area of human's foot, ह्यूमन के फुट का सरफेस एरिया कम रहता है, कैमल के फुट का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। इस वजह से अपन ये बोलते हैं, इस वजह से अपन ये बोलते हैं कि दैट हम जब रेत पे चलेंगे
तो हमारा सरफेस एरिया देखो कम है. इफ द एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर. अभी अभी पढ़ा कि अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. इसका मतलब हम जब रेत पे चलते हैं तो हम प्रेशर ज्यादा लगाते हैं. ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से हमारा पैर जो है वो मिट्टी में धंस जाता है. क्या कर जाता है? धंस जाता है, सीप कर जाता है. इस वजह से हमें रेत में चलने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है. लेकिन कैमल ऑन दी अदर हैंड बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली वॉक कर सकता है सैंड पे, बिकॉज उसके पैर का जो एरिया है वो बड़ा है. और अभी अभी अपन ने देखा अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. अभी अभी अपन ने देखा एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है, इस वजह से कैमल जो है वो बड़े ही आराम से सैंड पे मूव करके चला जाता है. एफर्टलेसली मूव करके चला जाता है. बहुत आसान है कैमल के लिए सैंड पे मूव करना, बट ह्यूमंस के लिए सैंड पे मूव करना इज नॉट सो इजी. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल के बारे में अपन देखते हैं. चलिए, एक तरफ तो मैं लेता हूं एलिफेंट. ठीक है, एक एलिफेंट को देखते हैं. आपने कभी भी एलिफेंट को देखा हो, कभी कभार अपने रोड्स पे भी अपन को एलिफेंट चलता हुआ दिखता है. एलिफेंट के जो पैर होते हैं वो बहुत ही बड़े से होते हैं, गोल से होते हैं. उनका जो एरिया होता है, जो कांटेक्ट में होता है रोड के या सरफेस के, बहुत बड़ा होता है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लेडीज के हील्स को देखूं, लेडीज के हील्स को देखूं तो उनका जो हील होता है वो बहुत ही पतला सा पेंसिल हील होता है. अब उस हील का जो सरफेस एरिया है वो तो बहुत छोटा सा. ध्यान से देखना, देखो ध्यान से. अभी प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन. तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं. एक तरफ तो अपन ने एलिफेंट का फुट देखा. अगर अपन एलिफेंट का फुट देखें तो वो भी नीचे से ऐसे गोल सा होता है, सर्कुलर सा होता है. मतलब जो फुट का पार्ट रोड से कांटेक्ट में होता है, सरफेस से कांटेक्ट में होता है, वो ऐसे गोल सा, सर्कुलर सा दिखता है. बट अगर मैं लेडीज के हील देखूं तो लेडीज के हील कुछ ऐसे दिखते हैं, और पीछे ऐसे पेंसिल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ इस टाइप का लेडी का हील होता है, और हील के अगर मैं नीचे वाला पोर्शन देखूं तो बहुत ही छोटा सा होता है, इतना सा. ठीक है. अब अपन से कोई पूछे कि कौन ज्यादा भारी है, तो अपन ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, दैट एलिफेंट जो है वो ज्यादा भारी है और जो लेडीज है वो लेस भारी है. लेकिन फिर भी प्रेशर कौन ज्यादा एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट कर रही है ये हील्स. लेकिन एलिफेंट ने लेस प्रेशर एग्जर्ट किया. वाई? बिकॉज हील्स ने जो, देखो लेडीज ने जो हील्स पहन रखी है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा है. एरिया इज वेरी लेस. एरिया इज वेरी लेस. नाउ इफ द एरिया इज वेरी लेस, then we can say pressure will be large. Pressure will be large. याद रखने की बात यह है क्योंकि एलिफेंट के पैर का एरिया बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है. बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ एलिफेंट्स फुट is very large. समझ में आया बच्चों? याद क्या रखना है? प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स कितने एरिया पे लगा. दोबारा सुनो, प्रेशर क्या है? फोर्स कितने एरिया पे लगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर अपन ऐसे निकाल सकते हैं. उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने देखा दैट कौन कौन से एग्जांपल्स में प्रेशर अपन डेली डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं. तो सबसे पहले अपन ने एक धार वाला चाकू लिया और एक ऐसा चाकू लिया जिसके अंदर धार नहीं थी, ब्लंट था. जिसके अंदर धार नहीं थी, ब्लंट था. तो किसके अंदर मुझे इजी रहा, किसके अंदर आसान रहा मुझे सब्जियों को काटना, वेजिटेबल्स को काटना? शार्प नाइफ के अंदर मेरे लिए आसानी हुई, बट ब्लंट के अंदर मेरे लिए आसानी बिल्कुल नहीं हुई. व्हाई? बिकॉज ब्लंट के अंदर एरिया ज्यादा था. ब्लंट की धार को अगर देखा तो वो चौड़ी दिखी. चौड़ी दिखी तो एरिया उसमें क्या है? ज्यादा है. एरिया उसमें ज्यादा है तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या लगेगा? कम लगेगा. और प्रेशर कम होगा तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा काटने के लिए. शार्प में ऐसा नहीं होता. शार्प में पतला सा एरिया होता है तो प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा लगता है. एरिया अगर कम है तो, अगर एरिया कम है प्रेशर ज्यादा लगा तो मेरे लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. कम एफर्ट से भी मैं बड़े ही आराम से कर सकता हूँ.
This was the example of cutting vegetables using blunt and sharp knives. दूसरा अपन ने क्या एग्जांपल देखा? दूसरा अपन ने एग्जांपल देखा कि जब हम सैंड पे या डेजर्ट पे वॉक करते हैं और एक बार कैमल डेजर्ट पे या सैंड पे वॉक करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज हमारे पैर जो है वो सैंड में धस जाते हैं, क्योंकि हमारे पैर जो है उनका सरफेस एरिया क्या है? कम। सरफेस एरिया कम होगा, अभी अभी पढ़ा, एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, तो हम ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं। बट कैमल ऑन दी अदर हैंड, उनका पैर जो होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। उनका सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो कैमल क्या है? फोर्स तो ज्यादा लगाता है, लेकिन वो ज्यादा फोर्स उसके पैर के एरिया का वजह से प्रेशर जो है वो कम क्रिएट करता है। प्रेशर कम क्रिएट करता है तो कैमल बड़े ही इजीली सैंड पे वॉक करके इजीली निकल जाता है। ये दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा। और तीसरा एग्जांपल अपन ने देखा एलिफेंट्स फुट और लेडीज की हील्स का। तो एलिफेंट के फुट का देखा और लेडी की हील्स का देखा। एलिफेंट की फुट को देखा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा दिखा, एलिफेंट का पैर बहुत चौड़ा सा होता है, जो कांटेक्ट में उसका सरफेस एरिया रहता है रोड से या सरफेस से वो बहुत बड़ा रहता है। लेकिन जो लेडीज की हील होती है, पेंसिल हील, उसके अंदर पीछे जो ये हील का पार्ट जो कांटेक्ट में होता है रोड के, उसको अगर देखूं तो ये बहुत ही छोटा सा दिखता है। बहुत छोटा होने के कारण एरिया इज वेरी लेस, इसके कारण यहाँ पर लगने वाला प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पर लगने वाला प्रेशर क्या रहता है? बहुत ज्यादा। लेकिन अपन जानते हैं एलिफेंट का वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका पैर का एरिया ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो वो अपने पूरे वेट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और यहाँ पर प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर के फुट का एरिया जो है वो ज्यादा है। These are the three examples which we have used to understand pressure. यहीं से अपन थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकते हैं प्रेशर। क्लियर? दिस इज नोन एज प्रेशर। अब बच्चों कोई भी डाउट है प्रेशर रिलेटेड तो फटाफट हैंड रेज करो, नहीं है तो अपन आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक। रवि। यस रवि। हार्दिक। हेलो सर। हाँ हार्दिक बताओ। सर ये आपने नाइफ वाला समझाया है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो आप है ना घर के अंदर जो भी सब्जी काटे, एक बार उसके पास जाना और पूछना कि जब इस चाकू की धार कम हो जाती है, जब ये जो शार्प नाइफ है चलाओगे, काफी दिन तक यूज करोगे, तो उसकी जो एज है, उसका जो शार्पनेस है वो वियर आउट हो जाता है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डिफिकल्टी होती है वेजिटेबल्स काटने में। तो आप आज काम क्या करना, जो भी घर के अंदर वेजिटेबल्स काट रहा हो, आप उनके पास जाओ, ठीक है, आप उनसे पूछो कि मुझे समझाओ कि जब इसकी शार्पनेस या धार कम हो जाती है तो आपको क्या प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है फोर्स कि कम लगाना पड़ता है? तो वो बोलेंगे कि जब इसकी धार कम हो जाती है तो उनको ज्यादा मेहनत से वेजिटेबल्स को काटना पड़ता है। जब ज्यादा मेहनत से वेजिटेबल्स को काटना था, इट मींस ऑब्वियसली एक ब्लंट नाइफ जिसकी धार नहीं है उसमें उनको ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एरिया क्या हो गया, वहां पर बढ़ गया। एरिया अगर बढ़ जाता है तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या कर जाता है? डिक्रीज। और यहाँ पर हम प्रेशर की हेल्प से किसको काटते हैं? सब्जियों को काटते हैं। चलिए, आज आपका काम है ये पूछना, जो भी घर के अंदर वेजिटेबल्स काट रहे हो आप उनके पास जाओ और पूछो, तब आपको पता चलेगा। रियल लाइफ में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दिव्यांशु शर्मा। यस सर। व्हाट इज योर डाउट? हेलो सर। सर रिपीट करोगे, मतलब प्रेशर किसने डिस्कवर किया था? प्रेशर किसने डिस्कवर किया था? प्रेशर डिस्कवर किया था साइंटिस्ट whose name is Blaise Pascal, and Pascal is the unit of pressure, जिनके नाम पे ही रख दी थी। और अगर इसको अपन देखें तो मैथमेटिकली इसका फॉर्म होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज टू बी लर्न। ये चीज बोला मैंने। आशीष सेठिया। सर मुझे पास्कल समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? पास्कल। पास्कल नहीं आया समझ में? देखो देखो जिस तरीके से अगर मुझे एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, तो मुझे लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेड्थ पता होना चाहिए,
मैं क्या निकाल लेता हूँ, एरिया निकाल लेता हूँ। सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सही है, लेंथ को भी मीटर में नापते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर क्या आता है, एरिया आता है। सिमिलरली पिछले फोर्सेस में अपन ने पढ़ा था कि फोर्स को जब मेजर करते हैं तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन के नाम पे पढ़ा, तो इसीलिए अपन ने न्यूटन से किसको दिखाया, फोर्स के यूनिट को दिखाया। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स इज गिवन बाय और डिस्प्लेड बाय न्यूटन and area is denoted by meter square. So what is the unit of pressure? प्रेशर का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड क्योंकि प्रेशर को जो डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम था पास्कल, तो इसीलिए अपन ने इन्हीं के नाम पे ऐसा बोला कि जब भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, पास्कल है। समझ में आई बात? ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या तो पास्कल लिखो, आंसर विल नॉट बी रॉन्ग। दिस इज नोन एज पास्कल। जयश्री गोदारा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर माय क्वेश्चन इज दैट सर अगर सरफेस से ज्यादा हो तो फोर्स लेस से क्यों लगता है? लेस क्यों लगता है, क्योंकि ये देखो, मान लो मैंने इस एग्जांपल से इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन जितना, कितना, 10 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने नीचे। एक बार मैंने ये 10 न्यूटन है ना किस पे अप्लाई किया, एक ऐसे बॉडी पे किया जिसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर। कितना था, 1 मीटर स्क्वायर। और एक बार मैंने ये 10 न्यूटन वाला फोर्स अप्लाई किया एक ऐसी बॉडी पे जिसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर। कितना था, 10 मीटर स्क्वायर। तो एक बार तो एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, एक बार एरिया था 10 मीटर स्क्वायर। अब दोनों केसेस के अंदर प्रेशर को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, तो अपन बोल सकते हैं 10 न्यूटन इज द फोर्स, दोनों केसेस के अंदर ही, डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस के अंदर एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर था। तो देखो 10 बाय 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 10 पास्कल। ये तो फर्स्ट वाले केस के अंदर मेरा प्रेशर आया। सेकंड वाले केस के अंदर मुझे प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो क्या किया मैंने, 10 न्यूटन लिया फोर्स, इसमें भी 10 न्यूटन लग रहा है, एरिया कितना है, 10 है इस बार, एरिया कितना है 10, तो 10 मीटर स्क्वायर। 10 से 10 हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एक बार एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, प्रेशर आया था 10। एक बार एरिया अपन ने 10 मीटर स्क्वायर रखा, फोर्स उतना ही लगाया, प्रेशर कितना आया, 1। तो ऑब्वियसली अपन को दिख रहा है कि एरिया बढ़ाया, जब एरिया जब ऑब्जेक्ट का बढ़ा दिया तो प्रेशर की वैल्यू क्या कर गई, कम हो गई। देखो पहले 10 आ रही थी, बाद में 1 आई, ये यहां से पता चला। भावांश। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा डाउट है सर कि अगर अपन कैमल के ऊपर वेट डाल दे तो भी वो रेत के ऊपर अच्छे से चल पाएगा कि नहीं? चल पाएगा ऑब्वियसली, तभी अपन कैमल्स को यूज करते हैं ना। देखो डेजर्ट्स में जब भी अपन को मूव करना होता है अपन किसकी हेल्प लेते हैं, कैमल्स की हेल्प लेते हैं। हम कैमल्स के ऊपर बैठ के डेजर्ट्स पे ट्रैवल करते हैं, बिकॉज कैमल डिजाइंड ही ऐसा है, कैमल के पैर ऐसे डिजाइंड है, नेचर ने उसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो सैंड पे प्रेशर क्या लगाए, कम लगाए, चाहे हम ऊपर बैठ जाए चाहे ना बैठे। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए कैमल डेजर्ट्स पे चलने का हमारे लिए क्या होता है, एज अ व्हीकल होता है। अब आज की डेट में तो कार्स बाइक्स वगैरह ये सब आ गए, लेकिन जब पुराने जमाने थे तब कैमल्स पे लोग ट्रैवल करते थे, इसलिए कैमल्स ही डेजर्ट का व्हीकल बोला जाता है। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तनिष। सर माय डाउट इज दैट कि आपने वो एग्जांपल दिया था नाइफ वाला,
तो सर उसमें तो सर प्रेशर भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो सर फोर्स और प्रेशर में फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ बच्चे, फोर्स तो हमने लगाया, फोर्स हमने लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, बट प्रेशर वो फोर्स कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो प्रेशर है। ठीक है, तो जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक प्रेशर नहीं लगेगा। प्रेशर तब लगेगा जब अपन फोर्स को अप्लाई करेंगे, पहले फोर्स लगाएंगे। when force is exerted on an object, then pressure develops over an area. Clear? So first force develops, then the pressure acts. ये डिफरेंस होता है दोनों में। केविन शर्मा। हेलो सर। केविन बोलो। हेलो सर। हाँ केविन बताओ। सर ये जो आपने अभी कराया था ना, ये सिचुएशन, ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है, एक बार वापस समझाना, मेरे को समझ नहीं आया सही से। ये चीज देखिए, हमने क्या किया, एक बार एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। एक बार एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर है। हमें सिर्फ ये समझना है कि क्यों एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम हो जाता है। तो हमने एरिया को चेंज कर दिया, प्रेशर उतना ही, फोर्स उतना ही लगाया। दोनों ही केसेस में हमने फोर्स 10 न्यूटन और 10 न्यूटन लगाया। एरिया पहले कितना लिया 1 मीटर स्क्वायर, बाद में एरिया कितना लिया 10 मीटर स्क्वायर। दोनों केसेस में अपन ने प्रेशर को कैलकुलेट करने की कोशिश की। फर्स्ट केस में जब प्रेशर को कैलकुलेट किया, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला था? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से। फोर्स है 10 न्यूटन, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 पास्कल। कितना आया? 10 पास्कल। जब अपन ने दूसरे केस के अंदर सेम चीज को कैलकुलेट किया, तो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 10 न्यूटन, एरिया अभी कितना है 10 मीटर स्क्वायर। डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वी कैन से दैट द प्रेशर इज 1 पास्कल। मतलब एक बार आंसर आ रहा है 10 पास्कल, एक बार आंसर आ रहा है 1 पास्कल। देखो दोनों ही केसेस के अंदर अपन ने फोर्सेस सेम लगाए हैं। दोनों केसेस में जो फोर्स है वो सेम लग रहा है, बट दोनों ही केसेस में एरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक में एरिया कम है, एक में एरिया ज्यादा है। इस क्वेश्चन से, इस सिचुएशन से हमें ये चीज पता चली कि एरिया जब ज्यादा था तब प्रेशर कम आया। एरिया जब ज्यादा था तब प्रेशर कम लगा, और जब एरिया कम था तब प्रेशर ज्यादा आया। तो ये हमने यहाँ से सीखा कि जब एरिया ज्यादा रहेगा प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम रहेगा प्रेशर ज्यादा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है थ्रू दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको याद नहीं रखनी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये यूनिट याद रखनी है। फिर आपको ये याद रखना है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली कम लगेगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल। क्लियर? अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं, बाकी बातें करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, next and the final topic in this chapter is atmospheric pressure. Next and the final topic in the chapter is atmospheric pressure. पहले अपन ने फोर्स की बात की, फिर फोर्स के टाइप्स की बात की, यूनिट की बात की। ठीक है, ये देखा फोर्स पुश और पुल होता है, एग्जांपल्स देखे खूब सारे। फिर अपन ने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स देखे। फिर अपन प्रेशर पे आ गए, प्रेशर पे आके अपन ने एग्जांपल्स देखे प्रेशर के। फिर उसके बाद प्रेशर के एग्जांपल्स देखने के बाद अपन ने क्या देखा, that what is the formula for pressure, what is the unit of pressure, और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर पे रिसर्च किया था। अब हम आगे देखते हैं और एक टॉपिक को देखते हैं। ध्यान से देखो, हमें एक चीज देखनी है विच इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं जिसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसको समझने के लिए अपन ये बात करते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो भी एयर हमें सराउंड करती है, इस नेचर में जो भी एयर हमें सराउंड करती है, दैट सराउंडिंग एयर कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। वही क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारी गैसेस होती है। ठीक है, कौन कौन सी? ऑक्सीजन गैस होती है जिससे अपन सांस लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। इसी के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, इसके अंदर आर्गन गैस भी होती है, नियॉन गैस भी होती है, जेनॉन होती है, क्रिप्टॉन होती है, एंड सो ऑन, वेरियस गैसेस आर देयर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड सो ऑन, बहुत सारी गैसेस होती है। ये 3 मेजर गैसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किसके अंदर, ये मेजर गैसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ये मेजर गैसेस। अब आपको ध्यान ये रखना है, दिस एटमॉस्फेयर या दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस। और आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जब अपन गैसेस के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन ये सीखेंगे दैट दीज गैसेस आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। हम क्या पढ़ेंगे, दैट गैसेस आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में ये गैसेस जो हैं ये रैंडमली मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं। अगर ये रैंडमली हर डायरेक्शन में चलती रहेंगी, मूव करती रहेंगी, तो ये आपस में भी टकराएंगी। भाई गैस मॉलिक्यूल आया, दूसरा गैस मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर ये गैस मॉलिक्यूल आया, तीसरा गैस मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर ये आया, चौथे से टकराया, और ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे रैंडमली टकराता रहता है, चलता रहता है। इस टकराने से, इस चलने से ये क्या करता है, एक फोर्स लगाता है ओवर अस, फोर्स ओवर अस, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से बना, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट गैसेस की वजह से बना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस की वजह से। नाउ दीज गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर are continuously moving in all random directions, these gas particles, they collide with each other, they collide with other objects and exert some pressure. This pressure then creates atmospheric pressure. Now atmospheric pressure is due to the motion of these gases. Clear? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आसपास की गैसेस की वजह से ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बच्चों आज की क्लास में अपन ने छोटा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक एक्सप्लेनेशन देखा, इसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे और फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। किसी को भी कोई डाउट आएगा तो आप मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लियर? मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाल के दे दूंगा, फिर आप उसमें टाइम भी लिख दूंगा, तो उस टाइम के अंदर आप मुझे कॉल कर लेना। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों।